हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। 6 फरवरी 2025। तो आज के लिए दो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। इनहैंसिंग बैंकिंग रेगुलेशन फॉर बूस्टिंग लिक्विडिटी। तो बैंकिंग का रेगुलेशन को इनहैंस करना है जिससे कि लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा जो है वो बूस्ट हो। ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ में प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और सेकंड, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये इंटर्नशिप स्कीम किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा जीएस पेपर 2 और 3 बोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। लेट द मनी फ्लो इनहैंसिंग बैंकिंग रेगुलेशन फॉर बूस्टिंग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ना चाहिए। बैंक्स के पास पैसा होता है, बैंक्स के पास आप पैसा डिपॉजिट करते हो, वही पैसा आगे वो लोन में देते हैं। वो लोन में जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा दे पाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ पैसा दे पाएंगे। तो इसमें रेगुलेशंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ा होगा तो सीआरआर, एसएलआर, जो बैंक से बैंकिंग से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टर्म है उनका रोल होता है, उनको भी हम समझ के पढ़ेंगे। पहले हम इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं जो इस टॉपिक में दिया हुआ था इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में। जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $3.7 ट्रिलियन टू $40 ट्रिलियन 2047 तक। इंडिया का जीडीपी एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा 3.7 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन तक ग्रो कर सकता है। अगर हम 2047 जब इंडिया के 100 ईयर ऑफ आजादी हो जाए, जब हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, तब तक इतना जीडीपी हो सकता है हमारा। अब इसको अचीव करने के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या होना पड़ेगा? बहुत रॉबस्ट होना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल तो चाहिए और कैपिटल में फाइनेंशियल कैपिटल एक मेजर रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। ये देखो, साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन मार्केट एक्सचेंज रेट एट पीपीपी टर्म्स। पीपीपी टर्म से बात अगर हम लोग करेंगे, है ना, यहां पे आप पीपीपी टर्म से, ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले के हिसाब से हमारा यहां तक पहुंच सकता है जीडीपी जो है वो 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर को भी क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। वो यहां पे दिखाया गया है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जो भी ओवरब्रिज बनते हुए देख रहे हो, ओवरब्रिज बने, उसके अलावा पोर्ट्स बने, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट्स बने, सी पोर्ट्स बने, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, पोर्ट, energy facility demand, massive requirement. According to National Infrastructure Pipeline, India needs an estimated $1.5 trillion investment in infrastructure by 2030. इंडिया को कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा 2030 तक। बैंकिंग रोल की बात करते हैं। बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट बट फेस रेगुलेटरी हर्डल्स दैट लिमिट देयर लेंडिंग कैपेसिटी। बैंक्स ऑब्वियसली ये सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, बट बैंक्स रेगुलेटरी हर्डल भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास लैंडिंग कैपेसिटी तो है, बट उसमें रेगुलेटरी हर्डल्स क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान क्या है? $1.5 ट्रिलियन का जो एस्टिमेट है वो कहां खर्चा होने वाला है? वो खर्चा होने वाला है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, इरिगेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, है ना, 5G में, 6G में, अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, अर्बन एमिनिटीज क्रिएट करने के लिए, जितने ओवरब्रिज देख रहे हो आप वो यूज होगा, एयरपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, पोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, रेलवे में खर्च होगा, रोड्स में और एनर्जी में। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, इंडिया नीड्स टू स्पेंड अबाउट $1.4 ट्रिलियन इन द कमिंग ईयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा प्लान है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, अर्बन एरियाज, टेलीकम्युनिकेशन, इरिगेशन, रूरल एरिया, सब जगह ये सारा खर्चा होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। करंट कैपेसिटी कितनी है? रोड नेटवर्क
ठीक है, ये सारा डेटा जो आया था हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया हुआ है। तो नेशनल हाईवेज का रोड नेटवर्क है किलोमीटर में 1,46,145, स्टेट हाईवेज है 1,79,535। ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। एग्जिस्टिंग नेटवर्क से हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स या मेंस में ये ज्यादा जरूरत नहीं है। बट ईयर बाय ईयर रोड्स जो है बढ़ के कितना हो गया, अगर हम बात करें ह्यूज इन्वेस्टमेंट कितना लगा रोड में 18.3 से अब 37.3, रेलवेज में और ज्यादा, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारा एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो कि सारा लगने वाला है। और चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस क्या है, कैश फ्लो इन द बैंकिंग जो है वो स्टैग्नेंट रहता है, वो क्या है, वो चैलेंजेस है। देखो बैंक्स जो है जितना पैसा आपसे ले रही हैं, जो पैसा आप बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हो, जाके आपने करंट अकाउंट खुलवा लिया अगर आपका बिजनेस है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या ऐसे ही आपने जाके बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, तो आपका बैंक में अकाउंट है, वहां पैसे जा रहे हैं। उसके अलावा किसी ने बैंक में जाके एफडी करा दिया, वो सारे पैसे जो बैंक के पास जा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा बैंक एज अ लोन में या क्रेडिट में यूज नहीं कर सकता। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस पैसे का कुछ हिस्सा उसको रिजर्व में रखना होता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कुछ और हिस्सा उसको और रखना होता है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर वो सीआरआर ज्यादा है, बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है, जितना पैसा आ रहा है उसका कुछ हिस्सा बैंक्स को असाइड रखना है, वो लोन में नहीं दे सकता। वो हिस्सा अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा परसेंटेज हुआ, फॉर एग्जाम्पल 30% बैंक अपना पैसा यूज ही नहीं कर सकता लोन देने में, तो वैसे में बैंक के पास पैसा है बट वो लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसी सिलसिले में ये सारी बातें हैं। एसएलआर मैंडेट्स बैंक्स टू होल्ड अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी 17, 18, 20% तक मान लो, है ना, ये चेंज होते रहता है, आरबीआई इसको चेंज करते रहता है। सीआरआर भी 4 to 5% जो है वो क्या बोलता है कि इतना पैसा कैश में होना चाहिए बैंक्स का, वो भी आरबीआई के पास जमा होना चाहिए। इसके इंप्लीकेशंस क्या आते हैं, फंड केप्ट अंडर सीआरआर रिजर्व अर्न नो इंटरेस्ट, बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। वाइल एसएलआर इन्वेस्टमेंट ऑफन यील्ड लो रिटर्न, एसएलआर पे लो रिटर्न बैंक्स को मिलता है। दिस लॉक्स लिक्विडिटी इन लो एंड इंस्ट्रूमेंट लिविंग लिमिटेड फंड्स फॉर क्रेडिट डिसबर्समेंट। तो बैंक्स जो है बहुत ज्यादा फंड आगे अवेलेबल नहीं करा पाते हैं इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को। अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है जो बैंक से रिलेटेड है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बैंक्स का रिस्क वेटेड एसेट कितना है, कितना पैसा बैंक ने लोन में दिया है ना, तो वो सब आप क्या बोल सकते हो, रिस्क वेटेड एसेट। और साथ में बैंक के पास कितना कैपिटल है वो न्यूमरेटर में है, इसको इससे डिवाइड करें तो जो रेशियो निकल के आता है उसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। अगर रिस्क वेटेड एसेट बहुत ज्यादा है और कैपिटल कम है तो इसका मतलब सीएआर क्या हो गया, कम हो गया। हमें क्या चाहिए, बैंक ने जितना पैसा लोन में दिया है, जितना रिस्की लोन है बैंक के पास, जितना रिस्क वेटेड एसेट है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में बैंक के पास कैपिटल भी होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर भी अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है, बेसल नॉर्म, वो बोलता है 8% होना चाहिए, आरबीआई बोलता है 9% मिनिमम इंडिया के बैंक्स के लिए होना ही होना चाहिए। उसको सीएआर भी बोलते हैं और सीआरएआर भी बोलते हैं, दोनों चीज क्या है, सेम है। हायर सीआरएआर लीड्स टू रिड्यूस्ड लेवरेज फॉर बैंक्स। अगर सीआरएआर को ज्यादा मेंटेन करने के लिए बोलेगा आरबीआई तो बैंक्स के पास लेवरेज कम होगा उसको आगे लोन में देने का। ये सारी चीजें हो जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अब डिपॉजिट एंड विड्रॉल वोलेटिलिटी, कितना लोग डिपॉजिट करेंगे फिर फेस्टिवल्स के टाइम पे निकाल लेंगे, बैंक्स में ये वोलेटिलिटी बनी रहती है। पीरियड सच एज फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट सीजन और कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट रिजल्ट इन शार्प फ्लक्चुएशन इन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। रूरल एंड एग्रीकल्चरल रीजन एक्सपीरियंस सीजनल कैश फ्लो, सीजनल कैश फ्लो आता है तो ये बैंक्स को इनसे प्रॉब्लम होती रहती है। These fluctuations make it difficult for bank to manage liquidity effectively. Current regulation do not adequately address such volatility. जो भी आरबीआई के रेगुलेशन है जो बैंक्स को रेगुलेट करती है, ये सारे वोलेटिलिटीज को अभी टैकल नहीं कर पाती है। तो अभी रेगुलेटरी रिफॉर्म का रिकमेंडेशन क्या है, रिड्यूस एक्सेसिव कैश लॉक-इन्स, प्रपोजल टू ग्रेजुअली रिड्यूस एसएलआर। एसएलआर जो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है उसको घटा के 10 से 12% के आसपास ले आने की बात है, क्योंकि बैंक के पास वो 8% एक्स्ट्रा पैसा रहे जो आगे लेंड कर पाए बिजनेसेस को या फिर पर्सनल्स को,
सो दैट कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट में काम आए, सो दैट कि वो पैसा इकोनॉमी को ड्राइव करने में काम आए। Revisit CRR threshold and reduce them from the current 4.5% to a level that balances liquidity with monetary stability. Currently 4.5 to 4% के आसपास CRR है, उसको और ज्यादा घटाया जाए। Introduce tied reserve ratio. Smaller or rural focused banks could have lower reserve requirement to enhance credit flow. जो बैंक्स खासकर रूरल एरियाज में है उनके पास ये सब रेशियो कम होना चाहिए। प्रोमोट लेंडिंग टू ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर, लेंडिंग टू ग्रोथ कि लेंड करने से उसमें ग्रोथ हो, वैसे सेक्टर को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप्स वगैरह को। सेटअप अ रेगुलेटरी रिव्यू कमेटी जो कि बैंकिंग से रिलेटेड क्रेडिट अवेलेबिलिटी और रेगुलेशंस को एसेस करे। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस की बात हो, एआई, ऑटोमेशन, है ना, फिनटेक, इन सब सारी चीजों की बात हो। ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है? यूएस में सीआरआर इफेक्टिवली 0 है, इंडिया में 4 या 4.5% के अराउंड रहता है, ठीक है। बट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, बट बैंक्स के पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मार्केट ड्रिवन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स। यूरोपियन यूनियन में क्या है? फ्लेक्सिबल रिजर्व रिक्वायरमेंट विद हैवी रिलायंस ऑन लिक्विडिटी मॉनिटरिंग टूल। तो ये सब ग्लोबल जो है प्रैक्टिसेस है जिससे कि इंडिया सीख सकता है, ठीक है। अब ये एडिशनल चीजें हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है। जब भी आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब भी आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस करते हो, ये सारी बेसिक चीजें आप पढ़ते हो। जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हो तब सीआरआर और एसएलआर सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है। इसके बेस्ड एक सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप ये पूरा करंट अफेयर्स के बेसिस पे तो शायद इसको आंसर नहीं कर सकते हो, बट हाँ अगर आपके पास पूरा स्टैटिक नॉलेज भी है तो जरूर इसको आप आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? पीएम इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में समझते हैं। द पीएम इंटरनेशनल स्कीम इंटर्नशिप स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट 2024-25 had seen a promising start with an aim to provide internship to 1 crore young people over the next 5 years. अगले 5 साल में 1 करोड़ यंग लोगों को, यंग लोग जिनका एक एज ब्रैकेट होगा, एक क्राइटेरिया होगा कि किन लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना है। खासकर बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना है। अगर बड़ी कंपनीज में इनको इंटर्नशिप मिलता है तो जाके वहां पे सीखेंगे, इनका स्किल डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशनलिज्म ग्रो होगा इनके अंदर, और ये भी एक अच्छा इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो मीडियन एज है लोगों का वो कितना है? 28 ईयर्स। इतना ज्यादा यूथ है और हर साल इतने यूथ जो है ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है इंटर्नशिप स्कीम, और पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री स्कीम में क्या मिलेगा? स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, है ना। अब इसी के बारे में बात करते हैं। इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्यों है अभी आप समझोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 21 to 25, और जो टॉप 500 कंपनीज है उन्हीं में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जिनके पास सर्टिफिकेट है आईटीआई से, आई रिपीट आईटीआई, आईआईटी नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैव अ डिप्लोमा फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, या फिर उनके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, एटीसी की डिग्री हो, इन सबको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। एज लिमिट लेकिन 21 से 24 होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 4500, और साथ में वो जो कंपनी है जहां पे वो काम करेंगे वो भी 500 देंगी, वो अपने सीएसआर फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। तो 4500 500 मिलकर क्या बनेगा? 5000 बनेगा। वन टाइम ग्रांट 6000 का दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड अपॉन एनरोलमेंट along with insurance coverage under पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनका क्या मिलेगा? वन टाइम ग्रांट भी उनको दिया जाएगा। ये रहा पूरा पूरा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चूंकि यहाँ पे जो भी कंपनीज है वो अपने सीएसआर फंड का यूज कर रही है, जो कंपनीज एक्ट के तहत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको देख रही होती है, तो डायरेक्टली ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के है। और प्रीलिम्स में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मंथली स्टाइपेंड 5000, वन टाइम ग्रांट 6000, एज, एजुकेशन, जॉब, फैमिली। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है, आईआईटी से, आईएम से, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है, सीधे सीधे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आईआईटी, आईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, है ना, बहुत सारा सीए, सीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस,
उन लोगों के लिए ये एलिजिबल नहीं है। दोज अंडरगोइंग स्किल अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और स्टूडेंट ट्रेनिंग अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में ऑलरेडी जो लोग ट्रेनिंग में चल रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। इंडिविजुअल हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आर इनएलिजिबल। अप्रेंटिसशिप भी यही है ना, एक तरह से इंटर्नशिप वाली ही बातें, स्किलिंग वाली बातें ही इसमें आती हैं। मस्ट नॉट बी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तभी उसको ऐसा क्राइटेरिया मिलेगा। मस्ट नॉट एक्सीड 8 लाख एनुअली, उसका फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या है, इनएलिजिबल है। तो ये सारी चीजें यहां पे की गई हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट जो जाएंगे अपना सोशल कैपिटल बनाएंगे, दोस्ती यारी बनाएंगे, है ना, सीखेंगे, एक दूसरे से समझेंगे और फिर उससे अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। करियर गाइडेंस, वहां के सीनियर उनको करियर गाइडेंस देंगे। रीजनल डिस्पैरिटीज, स्टेट लाइक बिहार एंड अदर लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में स्ट्रगल टू ऑफर सफिशिएंट इंटर्नशिप लोकली, तो इसीलिए उनको कहां पे, बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट होगा, सॉफ्ट स्किल डेवलप होगा, डिजिटल स्किल्स भी उनके डेवलप होंगे। मॉनिटरिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड ग्रीवियंस फ्रॉम बोथ इंटर्न्स एंड एम्प्लॉयर्स विल बी नेसेसरी टू इंश्योर दैट द स्कीम डिलीवर्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे, ये जो स्टूडेंट हैं जो फ्रेश ले जाएंगे, जो भी कंपनीज हैं, तो वहां कंपनीज को भी प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती है, वो भी एड्रेस करना पड़ेगा, इनको भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी। और भी स्किल डेवलपमेंट में जो की स्कीम्स है, स्ट्राइब, पीएम जनमन इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये पुरानी इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी चल रही है। स्किल डेवलपमेंट में इनका सारा यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।